Hello students, so how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your board exam is also good. तो दोस्तों आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट का। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड करके रख दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देख लिया होगा और आपको उस तक और वहां तक आपने कोई भी डाउट नहीं है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि फीचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट का अपन ना फीचर के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी आपके पूछा गया है, 2023 में भी आया था और उम्मीद करता हूँ कि या फिर मेरे को पक्का तो नहीं बता सकता बट 24 में भी ये पूछा जाएगा। मतलब आपके अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन ऑब्वियसली चाहे 4 मार्क्स में डायरेक्ट पूछा जाए या फिर केस पे स्टडी बन के आए ऑब्वियसली पूछा जाएगा। तो दोस्तों आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है मेरे 12th क्लास के जो टॉपर बच्चे हैं ऑब्वियसली रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। दोस्तों अपन फर्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या बोलता है? टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो जो अपना बिजनेस इन्वायरमेंट है ना वो डिपेंड रहता है किसके ऊपर? अपने एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर। तो क्या बोलता है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग। सम टोटल है किसकी? ऑल द थिंग का दैट आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस, जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं रहता। ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल, बिजनेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब एक बात पूछूं तो भाई बिजनेस किस किस को कंट्रोल कर सकता है? देखो बिजनेस किस किस को कंट्रोल कर सकता है? बिजनेस कर सकता है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज लग रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकता है, उनकी बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकता है, कॉम्पिटिटर को कंट्रोल कर सकता है, आपके सप्लायर को कंट्रोल कर सकता है, आपके प्रोड्यूसर को कंट्रोल कर सकता है। इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है कौन? बिजनेस। बट जो एनवायरमेंट है ना वो किसके? सम टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस के आप क्या समझते हो? गवर्नमेंट, आपका टेक्नोलॉजी चेंज होना, भाई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता बिजनेस। समझ रहे हो ना? कि मान लो कि आपने एक बिजनेस के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी लगा दी, कल को आगे जाके मतलब 2-3 महीने बाद एक और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। अब ये तो है नहीं कि आप बिजनेस में चेंज करते रहोगे टेक्नोलॉजी नहीं ना। तो यही बोला जाता है कि ये ना बिजनेस इन्वायरमेंट है ना वो एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड रहता है, जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं रहता। दे आर एनालाइज इन द एग्रीगेट फॉर्म, दैट्स व्हाई द नेचर इज टोटल एग्रेटिव। क्या जो है ना वो एनालाइज होते हैं किसके अंदर? एग्रीगेटेड के ऊपर। एग्रीगेटेड मतलब कि सम टोटल सभी का। ये नहीं है कि ओनली आपके ऊपर लगेगा, नहीं। मान लो आपने दुकान खोल रखी है तो आपके ऊपर भी बिजनेस एनवायरनमेंट लगेगा। आपके रिलेटिव ने खोल रखी है तो ऑब्वियसली आपके रिलेटिव के ऊपर लगेगा। आपके अगर मान लो नेबरहुड ने खोल रखी है तो आपके नेबरहुड में भी उनको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। और क्या बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर और फोर्सेस आर एग्रीगेटिव इन नेचर। एमसीक्यू गोल्ड बहुत बार पूछा गया है एडिशनल क्वेश्चन के अंदर, सीबीएसई के एडिशनल क्वेश्चन के अंदर ये लिखा गया है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर है ना वो कौन से? एग्रीगेटिव है नेचर के अंदर, एग्रीगेटिव इन नेचर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड के ऊपर। तो सेकंड क्या बोलता है? डायनेमिक नेचर। ऑब्वियसली बात पता है कि भाई अगर अपन को बिजनेस सक्सेसफुल रन करना है तो ऑब्वियसली अपन को चेंज होना पड़ेगा उनकी टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर जो चेंज लेके आए गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको अपन को अपनी कंपनी के अंदर लगाना है, उसके रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है जिससे कि अपना जो बिजनेस है सक्सेसफुल रन कर सके। तो अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर एंड चेंज इन सम और all the factor will continue to take place like change in technology, shift in consumer demand, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। देखो आपको पता ही है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो कॉम्बिनेशन होता है मैनी फैक्टर का, मैनी चेंजेस का, जो कि क्या नाम है सभी फैक्टर के अंदर टेक प्लेस लेते हैं। जैसे कि मान लो भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आज आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कल को आगे जाके फर्दर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कंज्यूमर की डिमांड शिफ्ट होगी। मान लो आपका कोई कोक का बिजनेस था, कोक के बिजनेस से शिफ्ट होके जो कंज्यूमर है वो पेप्सी के बिजनेस के अंदर आके, तो इसमें जो कोक का जो आपका जो धंधा था वो ऑब्वियसली खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ नई पॉलिसी लगानी पड़ेगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली चलता रहे। मान लो कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया कि मान लो मैं एसजी सर के नाम से मैंने एक इंस्टीट्यूट खोल रखा था, कल ने कोई आगे मतलब आगे जाके कोई आरजी सर के नाम से आ गया तो ऑब्वियसली कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ गया जिससे कि मेरे को
अपने मतलब जो इंस्टीट्यूशन में चला रहा हूँ ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा या फिर उसके अंदर वे कुछ बढ़िया लाना पड़ेगा जिससे कि जो स्टूडेंट मेरे पास है वो ऑब्वियसली मेरे पास ही रहे। ठीक है दोस्तों, सो द बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर आर केप्ट इन चेंजिंग, दैट्स व्हाई देयर नेचर इज डायनेमिक। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना वो ऐसे कैप नेचर में होता है जिससे कि अपन अपने सर्वाइव भी कर सके, और बोला जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का जो नेचर है वो डायनेमिक भी है। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट के दो नेचर तो अपन ने पढ़ दिए, एक तो एग्रीगेटिव नेचर, ऑब्वियसली एक डायनेमिक नेचर। ठीक है दोस्तों, एमसीक्यू गोल्ड बन के आता है, ये भी एमसीक्यू गोल्ड की लाइन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेकंड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग स्पेशली व्हेन द चेंज इन एनवायरनमेंट फैक्टर आर वेरी फ्रीक्वेंट। देखो अपन को नहीं पता कि अपना बिजनेस सही से चलेगा, अपन को फ्यूचर के बारे में नहीं पता। मान लो कि भाई मैंने एक खोल दिया, शूज का कंपनी खोल दी, मैंने उसके अंदर 10 करोड़ रुपए लगा दिए, यार मेरे को नहीं पता कि भाई जो ये मेरा जो धंधा मैंने चलाया है वो चलेगा, मतलब चलेगा मतलब कि फ्यूचर में चलेगा, जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट करके अचीव होंगे या नहीं होंगे, भाई अनसर्टेन है यार। अब मैंने तो इसके अंदर रुपए लगा दिए, मैं तो भाई सोचूंगा, मैं तो भगवान से प्रे करूंगा भाई मेरा धंधा चल जाए, मैं तो ऑब्वियसली मैं तो प्रे ही कर सकता हूं। अब यार एक बात बताओ, मान लो कि बिजनेस भाई मैंने शूज का करा, ठीक है, रबड़ की जो मान लो शूज बनाने के लिए जो रबड़ है वो बहुत ही मतलब देखो एक रॉ मटेरियल है, एक मतलब प्राइमरी रॉ मटेरियल है। अब मान लो कि रबड़ की सप्लाई वो कम हो गई, रबड़ की जो सप्लाई है ना वो कम हो गई, तो यार एक बात बताओ मेरे को, क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? नहीं ना, ये अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड है। लाइक चेंज इन टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, ठीक है, आर वेरी फास्ट सिमिलर चेंज इन द फैशन इंडस्ट्री। मान लो कि भाई जो शूज मैं बनाता हूँ, जो इस कंपनी के अंदर शूज बनाता हूँ, दूसरी कंपनी आई वो उससे बढ़िया बनाने लग गई और एक अच्छे प्राइस में या फिर रिजनेबल प्राइस में, तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है जो वो शिफ्ट हो जाएंगे इसके पास। तो यही है ना कि अनसर्टेन है, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। एनीथिंग भाई कुछ भी हो सकता है, देखो हर टाइम मतलब एनी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। सो द प्रेडिक्शन ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। भाई अपन नहीं बता सकते कि ये ना जो एनवायरमेंट जो फैक्टर लग रहा है ना वो ऑब्वियसली अपन ने सही लगाया है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। भाई मान लो कि रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो गई, जो कॉम्पिटिटर था वो बढ़िया गुड्स बनाने लग गया, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इससे जो अपना जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली खत्म हो चुका, या फिर कोई गवर्नमेंट ने बढ़िया पॉलिसी लगा दी जिससे कि अपने बिजनेस को इफेक्ट हो गया और बिजनेस अपना डाउन चला गया। तो ये क्या अनसर्टेनिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थर्ड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन कॉम्प्लेक्सिटी की, इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह समझना। इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना that is easy to understand in part but difficult to grasp in totality। देखो इन्वायरमेंट है ना वो एक बहुत बड़ा है, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है, अपन उसको है ना पार्ट में तो स्टडी कर सकते हैं, बट अगर अपन ये करें कि भाई पूरा इन्वायरमेंट एक बार में स्टडी, भाई इम्पॉसिबल है। कहाँ तक सोचोगे यार, एक बात बताओ, मान लो कि आपका एक धंधा है, अपने मान लो कि आपका एक धंधा है दिल्ली के अंदर, आप जयपुर की सोचोगे? नहीं ना, मतलब जयपुर में सोचोगे क्या चल रहा है क्या नहीं ना। तो यही बोलते हैं कि इन्वायरमेंट भाई बहुत बड़ा है, अपन उसको पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं बट कंप्लीट ग्रैस्प टोटलिटी एक साथ नहीं ले सकते। इन्वायरमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस विच आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। इन्वायरमेंट है ना वो मिक्सचर है वेरियस फॉर्म्स का जो कि इंटररिलेटेड है। इंटररिलेटेड मान लो कि आपने कोई एक धंधा खोल रखा है, मान लो आपने इसमें कोक की वो खोल रखी है, मान लो कि भाई वहां पर कोक चलती नहीं है कि या फिर कंज्यूमर आपकी कोक खरीदते नहीं है, तो क्या आपका धंधा चल पाएगा? नहीं ना, आपको कुछ ना कुछ और चीज बनानी पड़ेगी जिससे कि आपका जो धंधा है वो सर्वाइव करके, जो बिजनेस जो अपनी कंपनी खोली है वो बेसिकली सर्वाइव कर सके। टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस इन्वायरमेंट देयर इंडिविजुअल इफेक्ट शुड बी स्टडी विद द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर। अब अगर अपन को बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी करना है ना तो इंडिविजुअल जो इफेक्ट है ना वो अपन को स्टडी करना पड़ेगा, किसके साथ? टोटल इफेक्ट ऑफ द फैक्टर। अपना पूरा टोटल इफेक्ट कितना है, कितना अपने कंपनी के अंदर इफेक्ट लग रहा है, तो उसको स्टडी करना पड़ेगा इंडिविजुअल के साथ, जब भी अपन अपना जो बिजनेस है ना वो सक्सेसफुल रन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर अ बिजनेस टू एग्जिस्ट देम टू असिस्ट देम। मतलब कि ना में बोला जा सकता है कि डिफिकल्ट है बिजनेस को एग्जिस्ट करना, मतलब असिस्ट करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको फोर्थ
पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, स्पेशल एंड जनरल फोर्सेस। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी, आपके 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी, आपकी केस बेस्ड स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है या फिर आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोलते हैं, द फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट और वी कैन से दैट बिजनेस इन्वायरमेंट एज अ 2 फोर्सेस। अपन बोल सकते हैं कि बिजनेस और इन्वायरमेंट है ना, उसके 2 फोर्सेस है, 2 फोर्सेस है। तो फर्स्ट स्पेसिफिक फोर्सेस, दूसरा जनरल फोर्सेस। तो क्या बोलता है, द फोर्स विच इफेक्ट द बिजनेस फर्म on the specific or affect the day working directly like investor, consumer, competitor, supplier। तो जो फोर्स जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करे, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करे बिजनेस को, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। आप जैसे कि मान लो कि आपने एक धंधा खोला है, मान लो एक बिजनेस खोला है किसी भी नाम से, मान लो आरजी स्टोर के नाम से आपने एक धंधा खोला है। आप उसके अंदर है ना, आप उसके अंदर ये कन्फेक्शनरी का धंधा खोल रखा है, आपने कन्फेक्शनरी का धंधा खोल रखा है। आपके साथ साथ ही किसी ने एक और धंधा, मतलब जैसे कि ये भी आपका धंधा, ये आपका कॉम्पिटिटर या फिर आपके नेबरहुड में सेम धंधा खोल रखा है। आप जो सामान बेचते हो 100 रुपये का, वो 80 रुपये में बेचता है। तो यार ये क्या है, कॉम्पिटिशन है। ठीक है ना। आपका इन्वेस्टर है, मान लो कि आपने कंपनी खोली है, आपके इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी के अंदर 1000 शेयर ले रखे थे, मान लो उन्होंने बेच दिया क्योंकि आपकी कंपनी लॉस में जाने लग गई, तो वो इन्वेस्टर शिफ्ट हो गई दूसरी कंपनी के अंदर चला गया। कॉम्पिटिटर आ गया, सप्लायर आ गया। सप्लायर मान लो कि आपके पास डिमांड आ रखी थी, मतलब सप्लाई करने की वो आ रखी थी, बट आपके जो सप्लायर है ना, उन्होंने प्रोडक्ट अच्छी तरह से डिमांड मतलब उसको बनाया नहीं, तो सप्लायर तो ऑब्वियसली शिफ्ट हो गए कंज्यूमर। ठीक है। जनरल फोर्सेस क्या होता है, वो फोर्स जो कि अफेक्ट और इंपैक्ट करता है वर्किंग ऑन ऑल द बिजनेस फर्म, हर बिजनेस फर्म के आपकी नहीं, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट में जितनी भी फर्म है ना, उसको इफेक्ट करता है। ठीक है। जिसका इनडायरेक्टली कंट्रोल बोल सकते हैं अपन, इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है, मतलब इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है अपने बिजनेस को, उसको बोलते हैं अपन जनरल फोर्सेस। उसके अंदर आते हैं पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, आपकी क्या नाम है, टेक्निकल, ठीक है, आपकी लीगल, तो ये आती है। ठीक है। इसके अंदर पेस्टल के अंदर उम्मीद करता हूँ कि आपको 5th पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन इंटर रिलेटेडनेस, ऑल द फैक्टर ऑफ द बिजनेस आई रिलेटेड। हर फैक्टर है ना बिजनेस का, बिजनेस इन्वायरमेंट का है ना, वो रिलेटेड होता है। मान लो कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो कि आपने धंधा खोल रखा है आपके घर के बाहर, या फिर आपने दुकान खोल रखी है, आपका कोई नेबरहुड आया आपसे सामान लेने के लिए, मान लो कल को वो नेबरहुड ना आए, किसी और के पास शिफ्ट हो जाए, तो ऑब्वियसली आप इंटर रिलेटेड हो यार उसके साथ। वो आता है, आप सामान देते हो। ठीक है। आप किसी दूसरे के साथ सामान मंगवाते हो, मान लो कल को उन्होंने बंद कर दिया दुकान सामान देना आपसे, तो ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। बिजनेस इन्वायरमेंट इंटर रिलेटेड है, बिजनेस भी इंटर रिलेटेड है। किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। आपको पता ही है कि बिजनेस कोई भी अगर करता है तो ऑब्वियसली वो रॉ मटेरियल या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां से उठाता है, इन्वायरमेंट से उठाता है। आउटपुट बना के किसको देता है, इन्वायरमेंट को ही देता है। थस इट मीन चेंज इन one factor affect the other factor, like increased awareness of health issues has raised the demand of many product like gym equipment, healthcare supplement, diet coke, फैट फ्री प्रोडक्ट। देखो मान लो कि भाई ये बताया गया कि है ना, अगर एक फैक्टर चेंज होगा ना, तो ऑब्वियसली दूसरा फैक्टर चेंज होगा। कि मान लो आपको पता ही है अभी इस टाइम हेल्थ का मतलब थोड़ा इशू हो रहा है कि सभी जितने भी है वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपके जो कंपनी है जो कि आपकी क्या नाम है प्रोटीन बनाती है, जो फ्री मतलब क्या नाम है वो होती है ना शुगर फ्री के लिए आपके जो प्रोडक्ट बनाती है, तो उनकी डिमांड ज़्यादा है। मान लो कल को आगे जाके ये चीज़ कम हो जाए, हेल्थ इशू कम हो जाए, वैसे होगा नहीं, मान लो हो जाए, तो ऑब्वियसली जो वो कंपनी है जिनकी अभी ग्रोथ चल रही है वो डाउन आ जाएगी। समझ रहे हो ना कि हर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ कंट्रीब्यूट होता है मतलब कंबाइंड होता है या फिर चेंज होता रहता है। ठीक है। सपोज देयर इज अ चेंज इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस विल ऑल्सो इफेक्ट द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ इंडिया। भाई अगर मान लो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी अगर चेंज कर दी, तो ये भी अपनी इफेक्ट करेगा किसको, इकोनॉमिकल फैक्टर ऑफ इंडिया को अपने इफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं 7.7 पॉइंट क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट इज जनरली डिपेंड ऑन लोकल कंडीशन एंड इट डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड एवरी रीजन टू रीजन लाइक डिमांड ऑफ वर्ल्ड। अब एक बात बताओ यार, एक आपको मान लो भाई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है ये चीज़ें। अब मान लो आपको कोक पसंद है, तो किसी को भाई क्या नाम है पेप्सी पसंद है। समझ रहे हो ना। आपकी जो क्या नाम है एरिया है उसके अंदर
एम्प्लॉयमेंट की कमी है तो किसी एरिया के अंदर भाई एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, किसी के अंदर भाई मान लो टेक्नोलॉजी की कमी है तो आपके एरिया के अंदर टेक्नोलॉजी है, लाइक जापान है, जापान के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है बट उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास जो लेबर है वो नहीं है। अपने इंडिया में देख लो, इंडिया के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा है पर टेक्नोलॉजी की कमी है। वो ये हर रीजन के अंदर, हर रीजन हर कंडीशन के अंदर अलग अलग होता है भाई। किसी आप एक वेदर की बात ले लो तो भाई मान लो कि ना मैं ये मनाली टाइप मतलब ये कहाँ मतलब जो आउटर एरिया होता है जाके आपकी हिल्स है वहाँ पर ठंडा मौसम रहता है, यहाँ पर गर्मी हो रही है, तो ये रीजन टू रीजन डिफरेंट होता है, ठीक है। लाइक पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। भाई पॉलिटिकल कंडीशन है जो अपनी इंडिया की है वो बहुत ही बढ़िया है, डेमोक्रेसी कंट्री है अपनी इंडिया। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो बहुत ही बेकार है। ये रिलेटिवनेस को डिफाइन करता है, फिर रिलेटिविटी को डिफाइन करता है। तो दोस्तों मैं देखो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फीचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 7 के 7 पॉइंट आपने अच्छी तरह रिवाइज कर लिए होंगे तो एक बार प्लीज़ अपनी बुक से रिवाइज कर लेना, या फिर जिसने मेरे साथ नोट्स बनाए हैं वो ऑब्वियसली नोट्स के साथ रिवाइज कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज वाला लेक्चर अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, अच्छी तरह शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास, कमेंट भी करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल और बेल आइकन को भी दबा लेना। भाई अब की बार बहुत बढ़िया मतलब क्या नाम है रिजल्ट निकालना है अपना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑब्वियसली वीडियो अपलोड होती रहेगी तो प्लीज़ आप कंसंट्रेटेड मैथनेस, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपन मतलब तैयारी कर रहे हैं ना, फर्स्ट आने की तैयारी करना, सीबीएसई के अंदर रैंक होल्डर बनने की तैयारी करना, ठीक है दोस्तों। तो बाय, मिलते हैं। और प्लीज़ अपना ऐसे मत सोचना कि ये सीबीएसई एग्ज़ाम बस छोटा सा एग्ज़ाम है, नो, बहुत बड़ा लेवल पे आपके एज पे आपके लेवल पे बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ इसको डिफीट करने के लिए अच्छी तरह मेहनत करना लगातार, ठीक है दोस्तों। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।